डेनमार्क ने देख लिया कि इस्लामी बड़े पैमाने के आप्रवासन ने यूरोप के साथ क्या किया और उसने तय कर लिया कि यह उसकी सीमाओं पर ही रुक जाएगा, जबकि दूसरे देश बहस करते रहे, माफी मांगते रहे और बेहतर हालात की उम्मीद लगाए बैठे रहे। डेनमार्क ने उसके दुष्परिणामों का गहराई से अध्ययन किया। फिर उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी भी आधुनिक पश्चिमी लोकतंत्र से अपेक्षा नहीं की जाती थी। उसने पूरे मोहल्लों को तोड़ डाला, शरण कानून को फिर से लिखा, कानून बनाकर जबरन आत्मसात करने की नीति अपनाई और यूरोप को एक शांत लेकिन गंभीर संदेश दिया, यह यहीं रुकेगा। क्योंकि डेनमार्क इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि एक बार जब कोई उच्च विश्वास वाला समाज टूट जाता है तो वह फिर कभी पूरी तरह वापस नहीं लौट पाता। यह महज एक और आप्रवासन की कहानी नहीं है, यह उस देश की कहानी है जिसने अपने पड़ोसियों को जलते देखा और आग फैलने से पहले ही एक आग रोकने वाली दीवार खड़ी कर दी। यह डेनमार्क का इस्लाम के साथ टकराव है कि क्या वजह बनी, क्यों यह और गहरा होता जा रहा है और डेनमार्क को क्या लगता है कि अगर वह असफल हो गया तो क्या होगा। लेकिन यह समझने के लिए कि डेनमार्क इतनी दूर तक क्यों गया, आपको यह समझना होगा कि डेनमार्क किस चीज की रक्षा कर रहा है और अगर वह असफल हुआ तो क्या हमेशा के लिए खो जाएगा। डेनमार्क विश्वास पर टिका एक राष्ट्र है। 6 मिलियन से कम आबादी वाला यह छोटा स्कैंडिनेवियाई देश सांस्कृतिक एकरूपता और लगभग सार्वभौमिक नागरिक एकजुटता पर दुनिया के सबसे स्थिर कल्याणकारी राज्यों में से एक का निर्माण कर चुका है। डेनमार्क के लोग सचमुच मानते हैं कि उनके पड़ोसियों पर भरोसा किया जा सकता है। यह मापने योग्य है और दुनिया के सबसे अधिक विश्वास वाले समाजों में शुमार होता है। यह विश्वास कोई संयोग नहीं है, यह सदियों से एक मुख्य रूप से एक संस्कृतिपूर्ण राष्ट्र में आम सहमति और सामुदायिक मूल्यों के कारण विकसित हुआ। डेनमार्क का कल्याणकारी मॉडल इसी आधार पर बना था, सांस्कृतिक रूप से समान नागरिक जो समान मूल्यों को साझा करते हैं और इसलिए योगदान देने को तैयार रहते हैं क्योंकि उन्हें व्यवस्था पर भरोसा है। ऊंचे कर तभी काम करते हैं जब आपको अपनी सरकार पर भरोसा हो। उदार लाभ तभी चल पाते हैं जब आपको यकीन हो कि आपके पड़ोसी धोखा नहीं कर रहे। डेनमार्क के लोग एक बुनियादी बात समझते हैं, यह सामाजिक एकता बहुत जल्दी टूट सकती है अगर उसकी नींव हिल जाए। इसलिए डेनमार्क देखता है, अध्ययन करता है और याद रखता है कि विश्वास कितनी आसानी से टूट सकता है। हाल के वर्षों में पूरे यूरोप में जो कुछ सामने आया, उसने कोपेनहेगन में मौजूद हर अलार्म को सक्रिय कर दिया। अपनी सीमाओं के बाहर ऐसे देश जो कभी डेनमार्क जैसे ही थे, समृद्ध, स्थिर और सामाजिक रूप से एकजुट, अब तेज आप्रवासन और सांस्कृतिक बदलाव से जूझ रहे हैं। डेनमार्क ने एक पैटर्न देखा, एक चेतावनी, ऐसे दबाव जो उच्च विश्वास वाले समाजों को चीर सकते हैं। डेनमार्क ने चुपचाप तय कर लिया कि वह उनके साथ अराजकता की ओर नहीं जाएगा। यह कोई उन्माद या नफरत नहीं थी, यह दूसरों की गलतियों का अध्ययन करके लिया गया ठंडा और सोच समझ कर लिया गया फैसला था। डेनमार्क ने अपने पड़ोसियों को इस्लामी दुनिया से बड़े पैमाने पर आप्रवासन के प्रयोग करते देखा और फिर उन प्रयोगों के विफल होते देखा। तो डेनमार्क ने आखिर ऐसा क्या देखा जो उसे इतना डरा गया? किस बात ने पूरे राष्ट्र को यकीन दिला दिया कि कठोर कदम ही एकमात्र विकल्प है? आइए स्वीडन से शुरू करें। पालने से कब्र तक कल्याण, न के बराबर अपराध दर, डेनमार्क जितना ही विश्वास। लेकिन हाल के वर्षों में एक चिंताजनक बदलाव आया। गिरोहबाजी हिंसा फूट पड़ी, आवासीय इलाकों में ग्रेनेड हमले होने लगे। 2022 तक स्वीडन यूरोप में सबसे ऊंची बंदूक हत्याओं की दर वाले देशों में शामिल हो चुका था, ज्यादातर आप्रवासी मोहल्लों में गिरोहों की झड़पों के कारण। स्वीडिश अधिकारी अपने ही उपनगरों में संगठित अपराध के खिलाफ सेना तैनात करने पर विचार करने लगे। अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री मैग्डेलेना एंडरसन ने एक चौंकाने वाला बयान दिया। स्वीडन पिछले 2 दशकों में आए अप्रवासियों की भारी संख्या को एकीकृत करने में असफल रहा है, जिसके कारण समानांतर समाज और गिरोह हिंसा पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि स्वीडन वासी एक ही देश में रहते हैं लेकिन संस्कृति और कानून के कारण पूरी तरह अलग हकीकतों में जी रहे हैं। स्वीडन मानवीय महाशक्ति से नो गो जोन वाले देश में बदल गया, जहां पुलिस बिना अतिरिक्त सुरक्षा के प्रवेश करने से हिचकिचाती है। डेनमार्क ने यह पतन ठीक अपनी सीमा के पार होते देखा। अगर यह स्वीडन के साथ हो सकता है, सुरक्षित, समृद्ध, स्थिर स्वीडन, तो कहीं भी हो सकता है। लेकिन स्वीडन अकेला नहीं था। जर्मनी ने 2015 में 10 लाख से ज्यादा शरणार्थियों का स्वागत किया।
एक नेक इरादे वाला कदम जो अधिकारियों पर भारी पड़ा और जर्मनी आज भी जिसके तनाव झेल रहा है। 2015 की नई साल की पूर्व संध्या को कोलोन में सैकड़ों महिलाओं के साथ युवा प्रवासी पुरुषों के झुंड ने यौन हमले किए। इस घटना ने विश्वास को तोड़ दिया और खोए हुए नियंत्रण को उजागर किया। जर्मन राजनीति स्थायी रूप से ध्रुवीकृत हो गई। अल्टरनेटिव फॉर डॉयचलैंड नामक दल अप्रासंगिकता से प्रमुख शक्ति बन गया। समाज गहराई से बंट गया। जर्मनी अब सीमित शिक्षा और न्यूनतम भाषा कौशल वाले लाखों हाल के आप्रवासियों को आश्रय दे रहा है। एक स्थायी निचला वर्ग। विल्कोमेनस कल्चर का सपना हकीकत से टकरा गया। जर्मनी कभी आम सहमति हासिल नहीं कर पाया। फ्रांस ने रिपब्लिकन आदर्शों, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा को सबके लिए जीने की कोशिश की, लेकिन बेनल्यू पाउडर केक बन गए। 2005 के दंगे, 2023 के विस्फोट, भयंकर बेरोजगारी, अवसरों की कमी, व्यापक अलगाव। कई इलाकों में पुलिस बिना भारी सुरक्षा के प्रवेश नहीं करती। फ्रांस ने यूरोप का सबसे बुरा आतंकवाद देखा। चार्ली हेब्दो, बाताक्लान, नीस, अक्सर अलग थलग समुदायों से निकले फ्रांसीसी मूल के इस्लामी उग्रवादियों द्वारा। अधिकारी गणतंत्र के खोए हुए क्षेत्रों की बात करते हैं, जहां फ्रांसीसी कानून मुश्किल से लागू होता है। पेरिस में सैनिक गश्त करते हैं। आपातकाल अर्धस्थायी हो गया। यह दरार ठीक होने के कोई आसार नहीं दिखाती। और फिर ब्रिटेन था, जहां कुछ और भी ज्यादा परेशान करने वाली बात सामने आई। सिर्फ हिंसा या दंगे नहीं, बल्कि वह चीज जो डेनमार्क को सबसे ज्यादा सिहरा देने वाली लगी। भयावह स्थिति के सामने अभिजात वर्ग का पक्षाघात। रोदरहैम, रोचेडेल और टेलफोर्ड जैसे कस्बों में मुख्य रूप से दक्षिण एशियाई मुस्लिम पुरुषों के संगठित नेटवर्क ने वर्षों तक लगभग 1400 बच्चों का यौन शोषण किया। अकेले रोदरहैम में 1400। जांच में पाया गया कि पुलिस और अधिकारी मुख्य रूप से पाकिस्तानी अपराधियों पर कार्रवाई करने से नस्लवाद के आरोप लगने के डर से घबरा गए। राजनीतिक शुद्धता के कारण भयानक दुर्व्यवहार के सामने पक्षाघात, असहज बातचीत से बचने के लिए कमजोर बच्चों की बलि चढ़ा दी गई। ब्रिटेन में अनौपचारिक शरिया परिषदें, इस्लामी स्कूलों पर कब्जे की कोशिशें और लंदन वासियों को परेशान करने वाले शरिया गश्त भी देखे गए। सांस्कृतिक आत्म सेंसरशिप आम हो गई। मीडिया मोहम्मद के कार्टून तब भी नहीं दिखाता था जब उनसे जुड़े हमलों की खबर दे रहा हो। डेनमार्क ने हर मामले का अध्ययन किया। जर्मनी का खोया नियंत्रण, स्वीडन की गिरोह लड़ाइयां, फ्रांस का स्थायी बेनल्यू तनाव, ब्रिटेन का आत्म सेंसरशिप जो दुर्व्यवहार को बढ़ावा दे रहा था। पैटर्न साफ था। नेक इरादे वाले देशों ने बड़े पैमाने पर मुस्लिम आप्रवासन के लिए दरवाजे खोले और अब हर एक समानांतर समाजों, बढ़ते अपराध, सांस्कृतिक संघर्ष और स्थायी विभाजन से जूझ रहा है। ये अस्थायी एकीकरण की चुनौतियां नहीं थीं। ये संरचनात्मक दरारें थीं जिनके ठीक होने के कोई आसार नहीं दिखते। एक बार समानांतर समाज बन जाने के बाद वे कभी पूरी तरह घुलते नहीं। फ्रांस पीढ़ियों से बेनल्यू को एकीकृत करने की कोशिश कर रहा है। सीमित सफलता। ब्रिटेन के अलग थलग समुदाय कार्यक्रमों के बावजूद बने हुए हैं। स्वीडन के परेशान उपनगर आज भी परेशान हैं। बदलाव अपरिवर्तनीय लगते हैं। डेनमार्क के लिए, जो ज्यादातर इतिहास में छोटा और एकरूप रहा, यह संभावना अस्वीकार्य थी। अगर इतने बड़े और समृद्ध देश भी इन दबावों के आगे झुक जाते हैं, तो 6 मिलियन की आबादी वाला देश उसी राह पर चलकर और भी बदतर हालात में पहुंचेगा। प्रयोग एल्सवेयर असफल हो चुका था। नेक इरादे काफी नहीं थे। इसलिए डेनमार्क एक ठंडे, असहज निष्कर्ष पर पहुंचा। और यह सिर्फ आप्रवासन रोकने के बारे में नहीं था। यह समझने के बारे में था कि आखिर इस खास तरह के आप्रवासन ने यह खास समस्याएं क्यों पैदा की। जो सवाल डेनमार्क ने पूछा, वही सवाल ज्यादातर यूरोप जोर से पूछने से डरता था। इस्लामी आप्रवासन ये खास चुनौतियां क्यों पैदा करता है? मुस्लिम आबादी के साथ समानांतर समाज दूसरे आप्रवासी समूहों की तुलना में तेजी से क्यों बनते हैं? डेनमार्क को दुनिया भर से आप्रवासी मिले। वियतनामी, चिलीवासी, पोल, यूक्रेनी। ज्यादातर अंततः न्यूनतम घर्षण के साथ घुल मिल गए। लेकिन मुस्लिम बहुल देशों, तुर्की, पाकिस्तान, सोमालिया, इराक से आए अप्रवासियों ने कुछ अलग बनाया। ऐसे बंद समुदाय जहां दशकों बाद भी डेनमार्की मानक मुश्किल से घुस पाए। 2018 तक डेनमार्क ने अपनी गेटो सूची में 29 मोहल्लों को चिह्नित किया,
ऐसे इलाके जहां आधे से ज्यादा निवासी गैर पश्चिमी आप्रवासी या उनके वंशज थे, जहां अपराध, बेरोजगारी और कल्याण निर्भरता ऊंची थी। 6 मिलियन की आबादी वाले देश में 29 समानांतर समाज। वॉल्समोस और टिंकबर्ग जैसे इलाकों में इमामों का अधिकार डेनमार्की अधिकारियों से ज्यादा था। दूसरी और तीसरी पीढ़ी के आप्रवासी डेनमार्की भाषा से जूझ रहे थे। वैश्विक इस्लामी समुदाय के प्रति निष्ठा कभी कभी डेनमार्क के प्रति निष्ठा से ऊपर हो जाती थी। डेनमार्की विशेषज्ञ इस्लाम की प्रकृति की ओर इशारा करते हैं, जो सिर्फ एक व्यक्तिगत धर्म नहीं बल्कि एक व्यापक सामाजिक व्यवस्था भी है। आधुनिक यूरोपीय ईसाई धर्म के विपरीत पारंपरिक इस्लाम हर चीज को अपने दायरे में लेता है। आहार संबंधी नियम, लिंग संबंध, पारिवारिक संरचना, वित्तीय प्रणालियां, कानूनी संहिताएं और राजनीतिक दर्शन। इस व्यापक व्यवस्था को बड़ी संख्या में एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में ले जाने पर एक आत्मनिर्भर समानांतर समाज बनता है जो एकीकृत नहीं होता। डेनमार्क का 2005 का मोहम्मद कार्टून संकट इसका एक स्पष्ट उदाहरण था। जब ज़िलेंड्सपोस्टेन ने 12 कार्टून प्रकाशित किए जो डेनमार्क में सामान्य राजनीतिक व्यंग्य थे, तो प्रतिक्रिया अप्रत्याशित थी। पूरे मुस्लिम जगत में बहिष्कार, सीरिया और लेबनान में दूतावासों में आगजनी, जकार्ता से गाजा तक हिंसक विरोध प्रदर्शन, कार्टूनिस्टों के खिलाफ मौत की धमकियां। डेनिश लोग हिल गए थे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मौलिक है। यह विचार कि चित्र इतनी नाराजगी भड़का सकते हैं, और डेनमार्क के भीतर कुछ मुसलमानों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बजाय प्रदर्शनकारियों का पक्ष लिया। इससे मूलभूत मूल्यों का टकराव उजागर हुआ। इसी तरह लैंगिक समानता डेनिश समाज की आधारशिला है, लेकिन शिक्षकों ने लगातार समस्याओं की सूचना दी। लड़कियों को खेलों से दूर रखा गया, युवा महिलाओं को तयशुदा विवाह का सामना करना पड़ा और सम्मान आधारित प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। चरम मामलों में सम्मान के नाम पर हिंसा और हत्याएं हुई, जो डेनिश मानदंडों के बिल्कुल विपरीत थीं। अनुसंधान ने डेनमार्क की चिंताओं को सही ठहराया। विद्वान रुड कूपमैन्स ने पाया कि यूरोपीय मुसलमानों का एक महत्वपूर्ण प्रतिशत इस बात से सहमत था कि शरिया कानून मेजबान देशों के धर्मनिरपेक्ष कानूनों से अधिक महत्वपूर्ण था। इन निष्कर्षों ने समानांतर निष्ठा का संकेत दिया जो पूर्ण नागरिक भागीदारी को रोकती थी। डेनमार्क का निष्कर्ष: इस्लाम सिर्फ एक और धर्म नहीं है। जब यूरोपीय संदर्भों में मुस्लिम आबादी एक महत्वपूर्ण संख्या तक पहुंचती है, तो स्थायी समानांतर समाज बनने लगते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बार जब वह समानांतर समाज एक निश्चित आकार और जड़ें जमा लेता है, तो वह अपरिवर्तनीय प्रतीत होता है। जैसा कि एक डेनिश स्तंभकार ने कहा, हमारे पास एक ही मौका है। अगर हम इसे गलत करते हैं तो हमें डेनमार्क कभी वापस नहीं मिलेगा। खिड़की अभी भी खुली थी। डेनमार्क की मुस्लिम आबादी लगभग 5% थी, जिनमें से अधिकांश हाल ही में आए थे, लेकिन वह खिड़की बंद हो रही थी। डेनमार्क ने तब तक कार्रवाई करने का फैसला किया जब तक वह कर सकता था, और उसने आगे जो किया उसने यूरोप को झकझोर दिया। 2018 में डेनमार्क ने समानांतर समाज पैकेज लॉन्च किया। समानांतर समाजों के बिना एक डेनमार्क 2030 तक कोई बस्ती नहीं। सरकार ने लगभग 30 ऐसे पड़ोसों की पहचान की जहां गैर पश्चिमी मूल के निवासियों का अनुपात अधिक था, और उन्हें समाप्त करने का लक्ष्य रखा। डेनमार्क ने पूरे आवास परियोजनाओं को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। अपार्टमेंट ब्लॉक जहां परिवार वर्षों से रहते थे, उन्हें नष्ट करने के लिए चिह्नित किया गया। 2030 तक कम से कम 11,000 लोगों को बलपूर्वक विस्थापित किया जाएगा, क्योंकि इमारतों को गिराया जा रहा है। जातीय बस्तियों को रोकने के लिए समुदायों को पूरे डेनमार्क में बिखेर दिया गया। एक कठोर सीमा लगाई गई। किसी भी सार्वजनिक आवास क्षेत्र में 30% से अधिक गैर पश्चिमी निवासी नहीं होंगे। इस सीमा से अधिक होने पर निवासियों को विस्थापित किया जाता है। बड़े पैमाने पर सामाजिक इंजीनियरिंग, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण संख्या को बनने से रोकना था। डेनमार्क ने नामित बस्ती क्षेत्रों में अपराधों के लिए दोगुनी आपराधिक सजाएं शुरू की। वही अपराध, दोगुनी जेल की सजा। सोच यह थी, अगर अराजकता को सख्ती से नहीं रोका गया तो यह फैल जाएगी। सबसे विवादास्पद रूप से 1 साल की उम्र से अनिवार्य आत्मसातकरण। बस्ती क्षेत्रों के परिवारों को, बच्चों को, 12 महीने तक के छोटे बच्चों को डेनिश भाषा और मूल्यों की शिक्षा के लिए सप्ताह में 30 घंटे सरकारी डेकेयर में भेजना होगा। क्रिसमस, ईस्टर, लोकतंत्र, लैंगिक समानता,
जो माता पिता इनकार करते हैं उन्हें कल्याणकारी लाभों का नुकसान उठाना पड़ता है। संदेश यह था, डेनमार्क प्रवासी परिवारों को सांस्कृतिक अलगाव में बच्चों को पालने की अनुमति नहीं देगा। राज्य सबसे कम उम्र में हस्तक्षेप करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अगली पीढ़ी डेनिश बनकर पले। यू कोर्ट ने संकेत दिया कि कुछ हिस्से भेदभाव विरोधी सिद्धांतों का उल्लंघन कर सकते हैं। डेनमार्क दृढ़ रहा, विकल्प स्थायी अलगाव कहीं अधिक बुरा था, लेकिन पड़ोस को तोड़ना रणनीति का सिर्फ आधा हिस्सा था। डेनमार्क को यह भी सुनिश्चित करना था कि कोई नया समानांतर समाज न बन सके, जिसका मतलब था दरवाजा पूरी तरह से बंद करना। डेनमार्क ने साथ ही अभूतपूर्व स्तर तक अपनी सीमाओं को सख्त कर दिया। 2016 का ज्वेलरी कानून शरण चाहने वालों से कीमती सामान और नकदी लगभग $1500 से अधिक कुछ भी लागतों की भरपाई के लिए जब्त करने की अनुमति देता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतीकवाद विनाशकारी था, लेकिन डेनमार्क का संदेश जानबूझकर था, उदारता नहीं बल्कि मितव्ययिता की उम्मीद करें। डेनमार्क ने मध्य पूर्वी मीडिया में कठोर नीतियों का प्रचार करते हुए विज्ञापन खरीदे, जिससे संभावित शरण चाहने वालों को स्पष्ट रूप से हतोत्साहित किया गया। विकसित कठोरता के माध्यम से प्रतिरोध। फिर डेनमार्क ने वह किया जो किसी यूरोपीय संघ देश ने करने की हिम्मत नहीं की, व्यवस्थित रूप से सीरियाई शरणार्थियों के परमिट रद्द करना, इस आधार पर कि सीरिया के कुछ हिस्से अब सुरक्षित थे। सैकड़ों लोग जो वर्षों से वहां रह रहे थे, डेनिश सीख चुके थे, नौकरियां पा चुके थे, डेनिश जन्मे बच्चे थे, उन्हें वापसी के नोटिस मिले। डेनमार्क पहला देश बन गया जिसने कहा कि शरण वास्तव में अस्थायी है। सबसे महत्वाकांक्षी, पूरी शरण प्रक्रिया को बाहरी बनाना। जून 2021 में संसद ने 70 के मुकाबले 24 मतों से एक कानून पारित किया, जिसमें शरण चाहने वालों को तीसरे देश के प्रसंस्करण केंद्रों में स्थानांतरित करने को अधिकृत किया गया। मॉडल ऑस्ट्रेलिया का प्रशांत समाधान। प्रस्तावित साझेदार रवांडा। डेनमार्क में शरण मांगने वाला कोई भी व्यक्ति प्रसंस्करण के लिए रवांडा भेजा जाता है। यदि स्वीकृत होता है तो उन्हें रवांडा में सुरक्षा मिलती है, डेनमार्क में नहीं। वे कभी डेनिश समाज में प्रवेश नहीं करते। जैसा कि एक सांसद ने कहा, अगर लोगों को यह एहसास हो जाता है कि उन्हें यूरोप से बाहर भेज दिया जाएगा तो वे आना बंद कर देंगे। इस नीति ने रवांडा की उड़ानों से पहले ही अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। शरण आवेदन गिर गए। 2015 में 21,000, 2020 में 1,500, 2021 में कुछ 100। डेनमार्क प्रभावी रूप से बंद हो गया। जब प्रधानमंत्री फ्रेडरिक्सन ने 2021 में अपनी शून्य शरण चाहने वाले की महत्वाकांक्षा की घोषणा की, तो उन्होंने एक ऐसी नीतिगत वास्तविकता का वर्णन किया जो पहले से ही काफी हद तक हासिल हो चुकी थी। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज्यादा लोग ना आए, नहीं तो हमारा सामाजिक सामंजस्य कायम नहीं रह पाएगा। यह पहले से ही खतरे में है। संदेश भेज दिया गया था, दरवाजा बंद हो चुका था, लेकिन डेनमार्क जानता था कि इन नीतियों की कीमत चुकानी पड़ेगी। देश को अंतर्राष्ट्रीय निंदा, यूरोपीय संघ के साथ तनावपूर्ण संबंध और मानवाधिकार संगठनों की आलोचना स्वीकार करनी पड़ी है। डेनमार्क को नॉर्डिक उदारवाद के एक प्रकाश स्तंभ के रूप में सराहे जाने से लेकर जेनोफोबिक और अमानवीय कहे जाने तक का सफर तय करना पड़ा है। प्रतिष्ठा को हुआ नुकसान वास्तविक है, आर्थिक लागतें भी हैं। डेनमार्क उस श्रम और प्रतिभा को छोड़ रहा है जो आप्रवासन प्रदान कर सकता है। देश बूढ़ा हो रहा है, प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर से कम है, जिससे कल्याणकारी राज्य पर दबाव बढ़ रहा है। कई अर्थशास्त्री कहेंगे कि तर्कसंगत समाधान कार्यबल का विस्तार करने के लिए आप्रवासन है, लेकिन डेनमार्क ने एक अलग रास्ता चुना है। छोटे और जनसांख्यिकीय रूप से चुनौतीपूर्ण बने रहना बेहतर है, बजाय इसके कि बड़ी संख्या में ऐसे श्रमिकों का आयात किया जाए जो एकीकृत न हो सकें और सामाजिक विश्वास को कमजोर कर सकें। डेनिश व्यापार समूहों ने कभी कभी निर्माण, कृषि और बुजुर्गों की देखभाल में श्रम की कमी की चेतावनी दी है। सरकार की प्रतिक्रिया स्वचालन, उत्पादकता सुधार और मूल डेनिश लोगों और मौजूदा निवासियों को अंतराल भरने के लिए प्रशिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करना रही है, बजाय इसके कि आप्रवासन के द्वार खोल दिए जाएं। यदि कुछ उद्योगों को श्रमिक नहीं मिलते हैं, तो डेनमार्क उन्हें अनुकूलित होने या यहां तक कि सिकुड़ने देने के लिए तैयार प्रतीत होता है। यह एक वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में एक उल्लेखनीय रुख है, आर्थिक विस्तार पर सामाजिक ताने बाने को प्राथमिकता देना।
डेनमार्क मानवीय लागतें भी स्वीकार कर रहा है। वास्तविक जरूरतमंद शरणार्थियों को डेनिश सुरक्षा मांगने से मना किया गया है या उन्हें रोका गया है। शून्य शरण चाहने वालों का लक्ष्य का मतलब है कि वैध उत्पीड़न से भाग रहे कुछ लोगों को डेनमार्क में शरण नहीं मिलेगी। डेनिश नेता इसे डेनमार्क के लगातार विदेशी सहायता योगदान और संयुक्त राष्ट्र द्वारा जांचे गए शरणार्थियों के छोटे कोटे का हवाला देकर उचित ठहराते हैं, लेकिन नैतिक समझौता वास्तविक है। डेनमार्क अपनी आंतरिक एकजुटता बनाए रखने के बदले में अपनी सीमाओं पर कम उदार होने में सहज है। डेनिश गणना सरल लेकिन कठोर है। हम एक और विभाजित समाज बनने का जोखिम उठाने के बजाय छोटे, बूढ़े, कम विविध और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना के शिकार होना पसंद करेंगे। जैसा कि डेनमार्क के एक पूर्व एकीकरण मंत्री ने कहा था, एक ऐसा डेनमार्क बेहतर है जो थोड़ा बूढ़ा और कम आबादी वाला हो, बजाय इसके कि वह डेनमार्क ही न रहे। यह दर्शन सांस्कृतिक निरंतरता और सामाजिक विश्वास को लगभग हर दूसरी चीज से ऊपर रखता है, जैसे कि विकास, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा या मानवीय आदर्शवाद। डेनमार्क के लोगों ने फैसला किया है कि उनकी विशिष्ट राष्ट्रीय पहचान और उच्च विश्वास वाला सामाजिक मॉडल इतना कीमती है कि उसे जोखिम में नहीं डाला जा सकता, भले ही इसके लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़े। लेकिन डेनमार्क के आलोचक एक बात को नजरअंदाज करते हैं, और यह इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये नीतियां तानाशाहों या फांसीवादियों द्वारा थोपी नहीं गई थीं। इनकी मांग मतदाताओं ने की थी और लोकतंत्र द्वारा इन्हें लागू किया गया था। और यही बात डेनमार्क के इस बदलाव को वास्तव में असाधारण बनाती है। इसे किसी सत्तावादी शासन या धुर दक्षिणपंथी अधिग्रहण द्वारा थोपा नहीं गया था। यह लोकतंत्र था जो ठीक उसी तरह काम कर रहा था जैसा उसे करना चाहिए। जनता की मांग ने नीतिगत बदलाव को जन्म दिया और मुख्यधारा की पार्टियों ने इसका जवाब दिया। सालों तक डेनिश पीपल्स पार्टी, एक दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी पार्टी, आव्रजन के बारे में चिंताएं उठाती रही थी। अभिजात वर्ग अक्सर उन्हें चरमपंथी कहकर खारिज कर देता था, लेकिन उनका संदेश डेनमार्क के मतदाताओं के एक महत्वपूर्ण हिस्से से जुड़ा, जिन्होंने अपने पड़ोस को बदलते देखा और उन्हें लगा कि उनकी बात सरकार तक नहीं पहुंच रही है। 2015 के चुनाव तक डेनिश पीपल्स पार्टी 20% से अधिक वोट प्राप्त कर डेनमार्क की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। मुख्य धारा की पार्टियों के सामने एक विकल्प था, इन मतदाताओं को कट्टरपंथी कहकर खारिज करते रहना या उनकी चिंताओं को गंभीरता से लेना। उन्होंने सुनने का फैसला किया। केंद्र दक्षिणपंथी सरकार ने डेनिश पीपल्स पार्टी के दबाव में आव्रजन नीतियों को खड़ा करना शुरू कर दिया। लेकिन असली मोड़ तब आया जब केंद्र वाम सोशल डेमोक्रेट्स, पारंपरिक रूप से श्रमिकों और मानवतावाद की पार्टी, ने मतदाताओं से जुड़ने का एक रणनीतिक निर्णय लिया। मैटे फ्रेडरिक्सन के नेतृत्व में सोशल डेमोक्रेट्स ने डेनिश पीपल्स पार्टी द्वारा पेश किए गए आव्रजन विरोधी मंच का अधिकांश हिस्सा अपना लिया। बड़े पैमाने पर गैर पश्चिमी आव्रजन रोको, बस्तियों पर नकेल कसें, डेनिश श्रमिकों के हितों को प्राथमिकता दें, आत्मसात को अनिवार्य करें। यह एक वामपंथी पार्टी के लिए एक आश्चर्यजनक वैचारिक बदलाव था, लेकिन राजनीतिक रूप से यह काम कर गया। 2019 के चुनाव में फ्रेडरिक्सन की सोशल डेमोक्रेट्स ने लगभग 26% वोट के साथ निर्णायक जीत हासिल की। इस बीच डेनिश पीपल्स पार्टी 9% से नीचे गिर गई और अपनी आधी से अधिक सीटें खो दी। मतदाताओं को मुख्यधारा की पार्टी से वे आव्रजन नीतियां मिलीं जो वे चाहते थे, इसलिए धुर दक्षिणपंथ के अस्तित्व का कारण ही समाप्त हो गया। जैसा कि एक डेनिश राजनीतिक विश्लेषक ने टिप्पणी की, डेनिश पीपल्स पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए वास्तव में कुछ भी नहीं बचा है। सोशल डेमोक्रेट्स ने उनके मूल मुद्दे को अपनाया, उसे लागू किया और साबित किया कि आप इसे लोकतांत्रिक संस्थानों के माध्यम से चरमपंथ के बिना कर सकते हैं। डेनमार्क का लोकतंत्र विफल नहीं हुआ, उसने खुद को ढाल लिया। व्यवस्था ने जनता के असंतोष को आत्मसात किया और उसे नीति में बदल दिया, बजाय इसके कि हताशा तब तक बढ़ती रहे जब तक वह फट न जाए। आज डेनमार्क की लगभग हर बड़ी पार्टी सख्त आव्रजन सीमाओं का समर्थन करती है। इसमें पारंपरिक दक्षिणपंथी और वामपंथी दोनों का एक बड़ा हिस्सा शामिल है। विरोध मुख्य रूप से छोटी उदारवादी और धुर वामपंथी पार्टियों से आता है, जिनका चुनावी समर्थन सीमित है। लगातार सर्वेक्षण दिखाते हैं कि नीतियों को बहुमत का ठोस समर्थन प्राप्त है। लगभग 65% डेनिश लोग अधिक शरणार्थियों को स्वीकार करने के खिलाफ हैं
और 2022 के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 46% का मानना है कि और अधिक या केवल कुछ ही मुसलमानों को आव्रजन की अनुमति दी जानी चाहिए। यह एक लोकतांत्रिक जनादेश है, न कि अभिजात वर्ग द्वारा थोपी गई चीज। डेनिश मतदाताओं ने देखा कि स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन में क्या हुआ और उन्होंने अपने राजनेताओं से कहा, हम ऐसा यहां नहीं चाहते। और डेनिश राजनेताओं ने अपने कई यूरोपीय समकक्षों के विपरीत वास्तव में सुना और कार्य किया। यहां तक कि डेनमार्क के सांस्कृतिक और बौद्धिक अभिजात वर्ग, जो कई देशों में आव्रजन विरोधी भावना का कड़ा विरोध करते हैं, ने भी नई वास्तविकता को बड़े पैमाने पर स्वीकार कर लिया है। बेशक अभी भी बहसें होती हैं और मानवाधिकार अधिवक्ता विरोध जारी रखते हैं, लेकिन अन्य देशों में देखी जाने वाली तीव्र ध्रुवीकरण डेनमार्क में कम स्पष्ट है। कई डेनिश शिक्षाविदों और पत्रकारों ने स्वीकार किया है कि एकीकरण समस्याग्रस्त रहा है और कुछ करना आवश्यक था। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि डेनमार्क इतना छोटा है कि अभिजात वर्ग आम नागरिकों के अनुभवों से अछूता नहीं है। उच्च स्तर के सामाजिक विश्वास का मतलब है कि जब आम डेनिश लोगों ने चिंताएं उठाईं तो उन्हें खारिज करने के बजाय गंभीरता से लिया गया। कोई यह तर्क दे सकता है कि यह लोकतंत्र अपने सर्वोत्तम रूप में है, नागरिकों की वास्तविक चिंताओं के प्रति संवेदनशील, चीजें हाथ से निकलने से पहले सुधार करने में सक्षम। डेनमार्क ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव का विरोध करने की असामान्य इच्छा भी दिखाई है। यूरोपीय संघ ने पारंपरिक रूप से अधिक उदार शरण नीतियों और सदस्य राज्यों में सामान्य मानकों की वकालत की है। हालांकि डेनमार्क के पास यूरोपीय संघ के ढांचे के भीतर अद्वितीय ऑप्ट आउट हैं जो इसे आव्रजन और शरण मामलों पर अधिक स्वतंत्रता देते हैं। फिर भी डेनिश नीतियां अक्सर यूरोपीय संघ के कानून की अनुमत सीमा का परीक्षण करती हैं। जब ब्रुसेल्स डांटता है तो डेनमार्क या तो अपवादों पर बातचीत करता है या बस आगे बढ़ता है और बाद में कानूनी चुनौतियों से निपटता है। उनका रवैया ऐसा लगता है, हम पहले अपने मतदाताओं की बात सुनेंगे और यूरोपीय संघ के नौकरशाहों की बाद में। यह अंतर्राष्ट्रीय समन्वय पर राष्ट्रीय संप्रभुता को प्राथमिकता देने का एक लोकतांत्रिक चुनाव दर्शाता है और डेनिश मतदाता इसकी सराहना करते हैं। यहां तक कि वामपंथी झुकाव वाले डेनिश लोग भी, जो आमतौर पर यूरोपीय संघ के एकीकरण का समर्थन करते हैं, उन्होंने डेनमार्क की आव्रजन नीतियों की रक्षा करते हुए राष्ट्रवादी प्रवृत्ति दिखाई है। संक्षेप में, डेनमार्क में जो हुआ वह एक शांत लोकतांत्रिक विद्रोह था। सालों तक आम डेनिश लोगों को आव्रजन पर अनसुना महसूस हुआ। सरकार ने आखिरकार सुना। व्यवस्था ने चुनावों और कानून के माध्यम से खुद को सुधारा, न कि उथल पुथल के माध्यम से। इसने उस तरह के अस्थिर करने वाले लोकलुभावन विस्फोट को रोका जो अन्य जगहों पर देखा गया था। डेनमार्क ने इसे लोकतांत्रिक मानदंडों के भीतर किया, सड़क आंदोलनों के बजाय मतपत्रों और संसदों का उपयोग करके। तो डेनमार्क ने रेत में अपनी लक्ष्मण रेखा खींच ली है। इसने यूरोप को बड़े पैमाने पर आव्रजन और समानांतर समाजों से जूझते हुए देखा है, विफलताओं का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है और एक अलग रास्ता चुना है। डेनिश स्थिति स्पष्ट है। हम डेनमार्क को एक एकजुट, उच्च विश्वास वाले समाज के रूप में संरक्षित रखेंगे, भले ही इसका मतलब छोटा, बूढ़ा, कम विविध और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना का सामना करना पड़े। जिससे एक अंतिम असहज प्रश्न उठता है, वह प्रश्न जिसका उत्तर देने के लिए डेनमार्क हम सभी को मजबूर कर रहा है। क्या डेनमार्क उदार लोकतांत्रिक समाज को कार्यशील बनाने वाले मूल तत्व, विश्वास और साझा मूल्यों की नींव को उन शक्तियों से बचा रहा है जो उसे नष्ट कर सकती हैं? या क्या डेनमार्क उस बहुसांस्कृतिक भविष्य के अनुकूल होने से डरकर इनकार कर रहा है जिसे अन्य राष्ट्रों ने अपरिहार्य मान लिया है? डेनमार्क के दृष्टिकोण से उत्तर स्पष्ट है। वे स्वयं सभ्यता की रक्षा कर रहे हैं। वे तर्क देते हैं कि एक उच्च विश्वास वाला समाज जहां उदारवादी मूल्य फल फूल सकते हैं, तभी संभव है जब आपसी दायित्वों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त सांस्कृतिक सामंजस्य हो। यदि बहुत अधिक सांस्कृतिक अंतर को बहुत तेजी से आयात किया जाता है तो पूरा सामाजिक अनुबंध ही टूट जाता है। डेनमार्क को संरक्षित करने लायक हर चीज खोने से बेहतर है कि कठोर सीमाएं खींची जाए। आलोचक इसे अलग तरह से देखते हैं। डेनमार्क भविष्य के खिलाफ दीवारें बना रहा है, जातीय और सांस्कृतिक शुद्धता की एक पुरानी अवधारणा से चिपका हुआ है जिसे आधुनिक दुनिया पीछे छोड़ चुकी है। एक अंतर संबंधित वैश्वीकृत युग में जहां बड़े पैमाने पर प्रवासन का दबाव है, डेनमार्क की किलेबंदी मानसिकता
अंततः निरर्थक और नैतिक रूप से समझौतावादी है। सच्चाई शायद इन विचारों के बीच के तनाव में कहीं निहित है। डेनमार्क ने एक दांव लगाया है कि वह निर्णायक राज्य हस्तक्षेप के माध्यम से बदलती दुनिया में अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रख सकता है। समय बताएगा कि क्या यह दांव सफल होता है। अन्य यूरोपीय राष्ट्र करीब से देख रहे हैं।